हेलो एवरीवन। कल हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर भी पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसके एप्लीकेशंस लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहला है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड और बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। तो हम पता करेंगे भाई इंडक्टिव इफेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशन है, कैसे कैसे वो इन सबको डिफाइन करेगा। ठीक है, पहला है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कौन है हमारे, कार्बोकैटायन और कार्बन है। तो कार्बोकैटायन क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज है। कार्बोकैटायन मतलब क्या है, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। किसी चीज की कमी है, उसके कार्बोकैटायन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उनसे क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। तो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और ये इफेक्ट कौन से हो जाएंगे, प्लस आर मतलब रेजोनेंस हो जाएगा, प्लस एच मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। आपको एक चीज ध्यान रखनी, ये आगे भी आएगा अपने अभी, क्या है, रेजोनेंस इज मोर डोमिनेंट देन हाइपर कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इज मोर डोमिनेंट देन इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस सबसे ज्यादा डोमिनेंट होता है। अगर ग्रुप का रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है तो उसका रेजोनेंस इफेक्ट कंसीडर करेंगे। अगर उसका हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है और इंडक्टिव भी लग रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन को पहले कंसीडर करेंगे ग्रुप का। अगर एक ही ग्रुप के तीन इफेक्ट लग रहे हैं, रेजोनेंस भी शो कर रहा है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है, इंडक्टिव भी कर रहा है, तो हम पहले उसका रेजोनेंस इफेक्ट कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने पहले यहाँ पे लिखा है कि प्लस आर प्लस एच और प्लस आई। ये क्यों हो रहा है, एक ही इफेक्ट पढ़ते जाएंगे। अभी इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव पर डोमिनेंट हो जाएगा, जैसे रेजोनेंस पढ़ेंगे तो वो इन दोनों पे डोमिनेट हो जाएगा। तो आपको एक एक इफेक्ट पढ़ना है कि कब किस कंपाउंड में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, उसको देखना आना चाहिए। इसलिए हम अभी एक एक चीज पढ़ रहे हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में क्या हो जाएगा कि जो स्ट्रेंथ ऑफ रिलीजिंग ग्रुप के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिलीजिंग ग्रुप मतलब जो प्लस इफेक्ट लग रहे हो, प्लस रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई इफेक्ट लग रहा हो। अब कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप के स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्योंकि विड्रोइंग ग्रुप तो क्या करेगा, उल्टे इससे और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ऊपर से पहले कमी है और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसलिए क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, ठीक है। तो माइनस आर क्या ज्यादा डोमिनेट होता है, रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेट होता है, तो रेजोनेंस इसकी स्टेबिलिटी को और सबसे ज्यादा कम करेगा। तो आप इसको क्या रखो, पीछे रखो, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, फिर दूसरा क्या है, कार्बोनाइन। कार्बोनाइन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ज्यादा है, तो वो क्या करना चाहेगा, उस इलेक्ट्रॉन को कम करना चाहेगा। कार्बन इतना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है कि वो नेगेटिव चार्ज को बियर कर सके। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि वो नेगेटिव चार्ज को बियर कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। लेकिन कार्बन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को बियर नहीं कर सकता, वो उसको अनस्टेबल बना रहा है। तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, क्या करना होगा हमें, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप के। तो इस विड्रोइंग ग्रुप की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, आपका कार्बन भी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। वही लाइक कार्बन को कौन स्टेबल करेंगे, जिनका माइनस इफेक्ट लग रहा है, विड्रोइंग इफेक्ट लग रहा है, रेजोनेंस का विड्रोइंग इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन का और इंडक्टिव इफेक्ट का। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कार्बन क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उस पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, आप रिलीजिंग ग्रुप और लगा दोगे तो उसकी स्टेबिलिटी और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। प्लस इंडक्टिव वाला कम इलेक्ट्रॉन देगा, ये ऑर्डर ध्यान रखना है आपको हमेशा। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर प्लस आर रेजोनेंस वाला इफेक्ट लगेगा। तो आपने देखा, अब इसके ऊपर सवाल करते हैं कि भाई कैसे आप उसकी स्टेबिलिटी निकाल सकते हो कार्बोकैटायन की और कार्बोनाइन की। ये आपको अभी दिमाग में रखना है कि रेजोनेंस सबसे ज्यादा डोमिनेट होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की बात करूं, पहला मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, पहला एग्जांपल देखें, CH3 CH2 पॉजिटिव,
अब आपको बताना है कि इन तीनों में से मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी। ठीक है, अभी हम यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको इंडक्टिव इफेक्ट देख के बताना है कि कौन मोर स्टेबल होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड है। और कल हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp की ज्यादा होती है, फिर sp2 की, फिर sp3 की। तो आप कार्बोकेटायन देखो, कार्बोकेटायन जिस कार्बन पर है उसका यहाँ पे कौन सा है हाइब्रिडाइजेशन, ये sp3 हाइब्रिडाइज वाला था, ये sp2 हाइब्रिडाइज वाला था, और ये sp हाइब्रिडाइज वाला है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, उस पॉजिटिव चार्ज को कम ज्यादा अनस्टेबल करेगा। sp की इसकी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है और इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, फर्स्ट की सबसे ज्यादा, सेकंड की, फिर थर्ड की। क्योंकि यहाँ पे तो ये सिर्फ sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये sp कार्बन से जुड़ा हुआ है। जो आपका कार्बोकेटायन है यहाँ पे वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे sp2 और यहाँ पे sp से। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, ठीक है, अब आपको इन तीनों में से बताना है कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है। तो कल क्या देखा था, आपको यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व करना है अभी। ठीक है, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या कह रहा था, स्मॉलर इज द रिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज दिस। जितनी छोटी रिंग होगी वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इधर से इधर जा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां से यहां जाने पे डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका, 3 to 1। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल कर लेते हैं। अब आपको इन तीनों कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, ये तीनों में से कौन ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप देखो भाई, आपको भी सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगाकर ही सॉल्व करना है। ठीक है, जब हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेंट हो जाएगा इसी एग्जांपल पर। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप कौन सा, एक लगा हुआ है, यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, और यहाँ पे 3 लगे हुए हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि कार्बोकेटायन हो जाता है स्टेबल, यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या जाएगा, 3 to 1। ओके, अगला एग्जांपल क्या है, CH3 पॉजिटिव, CD3 पॉजिटिव और CT3 पॉजिटिव। अब इसका आप खोल के लिखोगे, इसका मतलब क्या है, कार्बन पे ये हाइड्रोजन है 3 और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो हमने कल वाले ऑर्डर में क्या पढ़ा था कि हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और टर्सियम में से टर्सियम का क्या होता है, प्लस आई ज्यादा होता है। यही तो पढ़ा था हमने कि टर्सियम इज ग्रेटर देन, मोर स्टेबल, प्लस आई ज्यादा होता है। टर्सियम का प्लस आई ज्यादा है ड्यूटेरियम से, फिर हाइड्रोजन से। तो इस कार्बन को पॉजिटिव लगा हुआ है, इस पे 3 हाइड्रोजन है, इस पे 3 ड्यूटेरियम है, इस पे 3 टर्सियम है। तो टर्सियम का प्लस आई ज्यादा है इन दोनों से, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, कार्बोकेटायन को, ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका, 3 to 1। तो अभी आपको सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर देखोगे तो क्या आता है, CT3 का ज्यादा आता है, मतलब इस पे 3 टर्सियम लगे हुए हैं, तो टर्सियम का प्लस आई ज्यादा है ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन से। तो ये वाला मोर स्टेबल हो गया कार्बोकेटायन, फिर ये और फिर ये। ओके, अब बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन की। कार्बोनाइन में भी आप यही सेम एग्जांपल है, आपको बस क्या करना है, यहाँ पे आपको नेगेटिव कर देना है, जहां जहां प्लस है समझने के हिसाब से। ठीक है, फिर आप इनके ऑर्डर आप खुद लिखोगे।
अब आप खुद इनको सॉल्व करो और नीचे नीचे इसका रीजन लिखो आप कि मैं ऐसा क्यों हो रहा है, कि भाई इसका ऑर्डर क्या आएगा आपका। अब इस पे क्या नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज क्या है, कार्बन आयन। कार्बन आयन को कौन स्टेबल करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जो कार्बन आयन है वो sp3 से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे sp2 से जुड़ा हुआ है, यहाँ sp से जुड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, sp का, फिर sp2 का, फिर sp3 का। ओके, तो जो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ, ये मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया sp वाला, तो ज्यादा इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पे कार्बन आयन सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, फिर इस पे स्टेबल होगा, फिर इस पे स्टेबल होगा। ठीक है, तो आप जब भी ये सवाल सॉल्व कर रहे हो तो आप मन में बोलो कि हाँ इसमें ऐसा क्या हो रहा है, या फिर आप नीचे लिखते जाओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अलग अलग आ रहा है, इस वजह से उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है कार्बन आयन की। जब आप शुरुआत में सीख रहे हो तो चीजें नीचे लिखो, रीजन लिखते जाओ कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठती जाए धीरे धीरे। ठीक है, तो आप ये एग्जाम्पल लिखे, इन सब के नीचे आप रीजन लिखो भाई ऐसा क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले एग्जाम्पल में कार्बन आयन पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और इस पे 3 CH3 लगे हुए हैं जो और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, फिर ये अनस्टेबल हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल क्या हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही CH3 है। ओके, इसी तरह इसमें भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो जो ऑर्डर पहले आए थे उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। बट आपको अभी क्या करना है, इन सबके नीचे रीजन लिखना है कि ऐसा क्यों है। ओके, ऑर्गेनिक ऐसे ही आएगी आपको जब आप बोल बोल के लिखना सीखो। ठीक है, जो भी सवाल सॉल्व कर रहे हो तो बोलो मन में हाँ ऐसा ऐसे हो रहा है, सिर्फ लिखना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। अब रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड की बात कर रहे हैं। एल्किल हैलाइड को इससे डिनोट करते हैं RX। ठीक है, अब 3 तरह के एल्किल हैलाइड ले रहा हूं मैं। एक 1 डिग्री है, एक 2 डिग्री है आपका, और एक 3 डिग्री है। अब इन तीनों की रिएक्शन में किससे करा रहा हूं, AgNO3 से। तो आप साथ साथ में आपकी ये रिएक्शन है आपको समझते जाना है कि भाई इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं, कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब मैं AgNO3 से कराता हूं तो क्या बनता है। ठीक है, आपके साथ साथ में रिएक्शन कवर हो रही है। ओके, कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgNO3 से कराते हैं तो क्या होता है, सबको पता है, आप सबने लैब में कर भी रखी होगी कि एल्किल हैलाइड है, उसका टेस्ट करना है कि वो उसमें हेलोजन है कि नहीं। तो आप उसकी क्या करोगे, सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करा दो, वहां पे क्या PPT बन जाती है। इसमें क्या है, नो PPT, इसमें PPT नहीं बनेगी आपके। अभी कंपेरिजन कर रहा हूं मैं, तो यहां पे भी, जबकि यहां पे PPT बन जाएगी आपकी। क्यों बनेगी, यहां पे आपका क्या बन जाएगा, CH3C पॉजिटिव, और यहां पे क्या आ गया आपका AgX। तो इसकी क्या बन गई, PPT। इसकी क्या बन गई आपकी, PPT। ऐसा क्यों हुआ कि इसकी PPT बनी लेकिन इसकी नहीं बनी। AgNO3 क्या एक हेलोजन कैरियर है, जहां पे भी हेलोजन होगा उसको वहां से ले लेगा, वो हेलोजन कैरियर है। वो जहां भी इसको हेलोजन दिखेगा वहां से वो हेलोजन ले लेगा AgNO3। तो जब यहां से वो हेलोजन लेगा तो क्या बनेगा आपका, CH2 पॉजिटिव। यहां से जो हेलोजन ले लेगा तब यहाँ क्या बनेगा, CH3CH पॉजिटिव, और यहाँ पे CH3 है। तो आप देखो, आपको यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन मिला, यहाँ 2 डिग्री और यहाँ पे 3 डिग्री। आपने ये चीज सुनी होगी कि रिएक्शन में इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन उतनी आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। समझ में आ रही बात। आपका प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल कब बनेगा, जब आपका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा। कोई भी रिएक्शन प्रोडक्ट कब बनाएगी, जब उसका इंटरमीडिएट स्टेबल बने। वो इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं बन रहा है तो वो आगे प्रोडक्ट में कैसे बनाएगी। समझ में आ रहा है बात, कि रिएक्शन है आगे प्रोसीड क्यों करेगी, जब तक उसको आगे स्टेबल फॉर्म नहीं मिले। रिएक्शन आगे प्रोसीड क्यों करती है, क्योंकि रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तभी आगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि इंटरमीडिएट
अगर आपका इंटरमीडिएट स्टेबल बनेगा तभी आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि AgNO3 से रिएक्शन कराई। AgNO3 क्या है? एक हेलोजन कैरियर है। जहां पे हेलोजन दिखेगा वहां से उस हेलोजन को ले लेगा। यहां से हेलोजन लेगा तो यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या आ गया? ये 2 डिग्री का कार्बोकेटायन बन गया। इसी तरह इसने यहाँ से पॉजिटिव हेलोजन निकाला तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब देखो ये तीनों आपके क्या बन गए? कार्बोकेटायन क्या होता है? इंटरमीडिएट का टाइप है। तो यहाँ पे 3 कार्बोकेटायन बन गए। तीनों में से मोर स्टेबल कौन सा है? अभी आपने पढ़ाई है। मोर स्टेबल कौन सा है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो इसलिए ये आपको पूछेगा सीधा सवाल कि मेरे पास 3 कार्बोकेटायन है, उनकी रिएक्शन में AgNO3 से करा रहा हूं, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ। या तीनों में से किसकी पीपीटी पहले बनेगी? पहले किसकी बनेगी? 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री, 1 डिग्री की। ऑर्डर पूछ लेगा कि AgX बनने का ऑर्डर ज्यादा किसमें होगा? तो जहां पे इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा वहां पे आपकी पीपीटी सबसे जल्दी बनेगी, फास्ट बनेगी, पहले बनेगी, इन दोनों के कंपैरिजन में। यहाँ पे कंपैरिजन करके बोल रहे हैं अपन, ठीक है। क्यों बनी? क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बना है मेरा कार्बोकेटायन, वो कौन सा बना है? 3 डिग्री, और 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो आपको इस तरह का पूछेगा सीधा, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, बेसिक सवाल है, नॉर्मल एग्जाम पूछ लेगा कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताओ आप। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कि कार्बोनाइल कंपाउंड को आप किस तरह से, तो पहले कार्बोनाइल कंपाउंड की क्या कौन सी रिएक्शन शो करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो क्या रिएक्शन शो करता है वो हमें समझना पड़ेगा पहले कि उसकी रिएक्शन कौन सी होती है। ठीक है, फिर उसकी हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे। थर्ड क्या है आपका? रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड की कार्बोनाइल कंपाउंड में कौन सी रिएक्शन होती है, कैसे इसकी रिएक्टिविटी हम डिफाइन कर सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है हमारे? कार्बोनाइल मतलब C डबल बॉन्ड O। अब इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूं? इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से करा रहा हूं। क्या बनेगा प्रोडक्ट? ये न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल। इसी मैकेनिज्म को हमें समझना है, ठीक है, कि कैसे बनाएंगे। इसकी मैकेनिज्म क्या हो जाएगी? कार्बोनाइल कंपाउंड का बात करते हैं रिएक्टिविटी के बारे में। तो कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है हमारा? यही तो है। ओके, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ा था कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, क्या बताया था कि पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, ये आपका रिएजेंट आया, ये आपका रिएक्टेंट है, तो कहां शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉन? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव थे वहां शिफ्ट हो गए। तो क्या बना आपका? ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पार्शियल नेगेटिव आ गया। ठीक है, इस पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, शिफ्ट हो गए पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आपका जो कार्बोनाइल का कार्बन है वो क्या बन गया? आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया। यही तो पढ़ा था कि कार्बोनाइल का कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक होता है। कार्बोनाइल का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक होता है। क्यों हुआ? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गया? ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ क्या आ गया? प्लस। तो कार्बोनाइल का कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होता है, इलेक्ट्रोफिलिक बिहेव करता है। ठीक है, तो आपके पास दो चीजें, एक न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? नेगेटिव के पास, है ना। यही तो होता है कि इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कहां जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। और न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज, तो वो पॉजिटिव कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करते हैं आगे कैसे होगी। क्या हुआ फिर यहाँ पे? ये स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट आपका। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अटैक करेगा किस पे? इस पे। यहाँ पे क्या आ गया? ये जो ये आपका स्टेप होता है वो क्या होता है? स्लो और आरडीएस। स्लो स्टेप को क्या बोलते हैं? आरडीएस स्टेप बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके? O माइनस, और आपका क्या जुड़ गया? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी उससे पहले ये कार्बन क्या था आपका? sp2 हाइब्रिडाइज था। जब इस न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करा तो ये कार्बन आपका क्या बन गया?
sp3 हाइब्रिडाइज, यही तो आपका क्या है, आपका इंटरमीडिएट है, या आप इसको बोल सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट है आपकी। ये क्या है, आपका ट्रांजिशन स्टेट है। तो आपका सर पूछेगा कि कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो sp3 हाइब्रिडाइज होती है कि sp2 हाइब्रिडाइज। तो कार्बोनिल कंपाउंड में जो ट्रांजिशन स्टेट है आपकी वो कौन सी है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका ये किस पे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये स्टेप क्या हो रहा है आपका, फास्ट हो रहा है, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, नेगेटिव, और ये आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल है ये। तो ये आप इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे, ये हो गया। तो ये कार्बोनाइल की मैकेनिज्म के कार्बोनाइल कंपाउंड के ऊपर स्लो और आरडीसी स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ये आपको बोलना है बार बार जब आप भी रिएक्शन लिखो। इन कार्बोनाइल कंपाउंड में क्या होता है, कार्बोनाइल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक in नेचर होता है, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। जो पहला स्टेप है न्यूक्लियोफाइल का अटैक, वही आपका क्या है, स्लो और आरडीसी स्टेप है। स्लो और आरडीसी, स्लो स्टेप पर ही तो आपकी रेट डिटरमाइन करती है, रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करेगी। तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इन दो पे डिपेंड करेगी। पहला कार्बोनाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे डिपेंड करेगी, दूसरा किस पे डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। अगर मैं कार्बोनाइल कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा दूंगा तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, उस पर न्यूक्लियोफाइल की एडिशन की रेट भी बढ़ जाएगी। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की भी न्यूक्लियोसिटी बढ़ा दूं तो भी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो आपके स्लो स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है। स्लो स्टेप में कार्बोनाइल कंपाउंड पर न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, एडिशन। इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों बोले, क्योंकि स्लो स्टेप में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, ये होगी आपकी कार्बोनाइल की मैकेनिज्म कि भाई कैसे वो रिएक्शन करता है। तो जो भी आपका कार्बोनाइल की रिएक्शन आएगी उन सब में ये क्या होगी, कॉमन मैकेनिज्म चलेगी। ठीक है, तो मैं इसमें लिखना चाहूं क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड बिहेव एज इलेक्ट्रोफिलिक, बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, एंड दे आर अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल एंड गिव द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर एंड अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल एंड गिव द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। और अगला पॉइंट क्या लिखोगे आप, कि कार्बोनाइल कंपाउंड है वो क्या इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, तो एज वेल एज इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इंक्रीजेज, एज वेल एज इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड इंक्रीजेज द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, वो क्या होगी, या रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ओके, आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते होगे। ठीक है, आपके पास अब कंपेयर कर लेते हैं हम। अब आपको इन तीनों में से बताना है कि मोर इलेक्ट्रोफिलिक कौन है, या किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या तीनों में से रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी। तो आप देखो इस पे क्या हो रहा है, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड और ये कीटोन है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या एक CH3 आ गया, यहाँ पे 2 CH3 आ गए। तो मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कौन सा हो गया, ये हो गया आपका, इस पे ये हो गया, फिर इसके बाद ये हो गया, और सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा हो गया, वो हो गया। क्यों, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो क्या हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कार्बन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कार्बोनाइल जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। क्यों हो रही है, क्योंकि उस पर देखो आप CH3 ग्रुप, नंबर ऑफ CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड डिक्रीज होगी, उसका मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रेट
क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या कह सकते हैं के इक्विलिब्रियम आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो आपने देखा कि कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी कैसे हम चेक करेंगे। ये फॉर्मल्डिहाइड है, कार्बोनाइल कंपाउंड में कौन आ रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन ही आ रहे हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड, वो कीटोन है। इधर से इधर जा रहे हो तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रोफिसिटी है कार्बोनाइल कंपाउंड की वो क्या हो जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रेट वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या लिख सकते हो, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल एडिशन क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो आपको सवाल किसी भी फॉर्म में पूछ सकता है, कार्बोनाइल कंपाउंड दे देगा और कहेगा कि इनकी इलेक्ट्रोफिसिटी का ऑर्डर लिखो, या कार्बोनाइल कंपाउंड देके कि किस पे न्यूक्लियोफाइल पहले जुड़ेगा, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस पे ज्यादा होगी, या उनकी रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। तो आपको इस तरह की रीजनिंग सॉल्व करनी है, अब सीखोगे आप धीरे धीरे। ठीक है, तो ये क्या होगी, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। इसके बाद आएगा रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। अब बात करते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव किसके है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, प्लस जेड और माइनस ओ एच, ये ओ एच बाहर निकाल देता हूं मैं। ठीक है, यहां पे क्या आ गया मेरा, CO जेड। तो ये तो मेरा क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसका मैंने क्या बनाया, डेरिवेटिव फॉर्म। तो जेड मेरा यहाँ पे क्या है, ये मेरा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। ओके, जेड यहां पे मेरे क्या हो सकते हैं, एनहाइड्रेट, जेड क्या हो सकता है, एनहाइड्रेट, एस्टर, एसिड हैलाइड और एमाइड। तो ये क्या है मेरा, एनहाइड्रेट, ये क्या है, एस्टर, ये क्या है, एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड, और ये क्या है मेरा, एमाइड। ये सब आपके क्या है, कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव बन गया। आपने क्या करा, OH को हटा के यहाँ पे ये ग्रुप लगा देते तो ये क्या बन गया, आपके कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव बन गए। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक जो डेरिवेटिव है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें भी ये जो कार्बन है आपका, ये किस नेचर का है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। जो ये कार्बन है वो कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है। क्यों, क्योंकि जब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो इस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो आप लिख सकते हो कि कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। कोई कंपाउंड या कोई, ये क्या है कंपाउंड आपका, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, तो किसके कौन अटैक करेगा इसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो क्या लिख सकते हैं, एंड अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल एंड गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। क्यों देते हैं, इसके मैकेनिज्म समझेंगे। जो कार्बोनाइल कंपाउंड है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, वो तो कौन सी रिएक्शन दे रहे हैं, आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि वहां पे कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ था, सिर्फ स्लो और आरडी सिस्टम में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ था, वो किसी को हटा के उसकी जगह नहीं आया था। जबकि यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल किसी को सब्स्टिट्यूट करेगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफाइल किसी को हटा के उसकी जगह पे आ रहा है, मतलब उसका सब्स्टिट्यूशन कर दिया, विस्थापन कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, क्यों हम इसको बोल रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है। ओके, तो आपका क्या है, हम क्या ले रहे हैं, कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव, जेड ग्रुप लगा हुआ है इस पे, जेड में एनहाइड्राइड, एस्टर और एमाइड और क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूं मैं, न्यूक्लियोफाइल से। ठीक है, क्या होगा फर्स्ट स्टेप में, वही जो कार्बोनाइल कंपाउंड की मैकेनिज्म थी वही यहाँ पे अप्लाई होगी। ये यहाँ अटैक करेगा, ये क्या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ये यहां चले गए इलेक्ट्रॉन,
तो क्या बन गया यहाँ पे आपका O माइनस आया, ये जेड था और यहाँ पे आपको क्या लग गया न्यूक्लियोफाइल। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा है, ये क्या स्टेप फर्स्ट, ये वाला कार्बन क्या था आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, तो पहले स्टेप क्या हो गया आपका, ये पहला स्टेप है आपका क्या होता है आरडीएस स्टेप या स्लो स्टेप बोल सकते हो, बोलोगे आप इसे आरडीएस स्टेप और स्लो स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में देखो क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो आपने क्या लिख दिया इसमें एडिशन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का। तो ये वाला कार्बन क्या बना आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ट्रांजिशन स्टेट क्या बन गई sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, फिर आगे आप इसकी रिएक्शन कराओगे, तो ये sp2 से क्या बन गया sp3 मतलब टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बन गया आपका, टेट्राहाइड्रल ट्रांजिशन स्टेट बन गई। अब तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा स्टेप 2, वो क्या होगा फास्ट, उसमें क्या होगा ये नेगेटिव चार्ज वापिस यहां पर आएगा, तब आपका जो जेड ग्रुप है वो क्या निकल जाएगा बाहर। बात समझ में आई। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज था वापिस यहां पर आएगा, तो कार्बन तो क्या होगा जो आपका जेड ग्रुप होगा वो आपका बाहर निकल जाएगा। तो क्या हुआ, ये आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करा, न्यूक्लियोफाइल ने जेड को सब्स्टिट्यूट करके उसके ऊपर जुड़ गया। बात आई समझ में, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस स्टेप में क्या हुआ, जेड का एलिमिनेशन हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा एलिमिनेशन स्टेप, और इसमें वापस क्या हुआ sp3 से ये वापस क्या बन गया sp2 हाइब्रिडाइज बन गया। ठीक है, तो एडिशन स्टेप में तो क्या हो रहा था sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो रहा था, एलिमिनेशन में क्या हो रहा है वापिस sp3 से वापिस sp2 में आ रहा है ये। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की ये मैकेनिज्म है, ये क्या है कॉमन मैकेनिज्म है, सब में आपको यही करानी है। जब भी कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो रिएक्शन ऐसे प्रोसीड होगी। ठीक है, अब आप क्या बोलते हो भाई स्लो स्टेप और आरडीएस स्टेप आपका क्या होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड करती है। तो आप क्या लिख सकते हो कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, रेट किस पे डिपेंड करती है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पे क्या जाएगा न्यूक्लियोफाइल। तो जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल पे और कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव पे डिपेंड करेगी कि आपके अगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी रेट आपकी उतनी ज्यादा होगी, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी। तो आप इसको क्या बोल सकते हो SN2AE। क्या AE का मतलब क्या है, यहाँ पे पहले एडिशन हो रहा है फिर एलिमिनेशन हो रहा है, एडिशन एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पूरा नाम क्या आ जाएगा इसका। और 2 का मतलब क्या है, जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है 2 रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, इसलिए आपको क्या बोला SN2। तो क्या आ जाएगी बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, इसका नाम हो जाएगा कि रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव में क्या कर रहे हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। कैसे हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव ऊपर गया, स्लो आरडीएस स्टेप भी हो गया, जैसे ही वापस नीचे आएगा तो जेड आपका ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका क्या बन गया प्रोडक्ट बन गया आपका। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव किस तरह से बिहेव करते हैं तो आपने लिख दिया। अब इसमें आगे आप क्या लिख सकते हो, सिंस कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर and attacked by nucleophile and gives the nucleophilic substitution reaction. Hence, the rate of reaction is depend upon carboxylic electrophilicity of carboxylic derivative and nucleophilicity. तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है, इन दोनों पे डिपेंड कर रही है। आप अगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाओगे तो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट भी बढ़ेगी, SN2A की रेट बढ़ेगी। ठीक है, या न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ाओगे तो भी इनकी रेट बढ़ेगी। ठीक है, तो आज यहाँ मैकेनिज्म तक ही करते हैं, कल पढ़ेंगे कि इनकी जो डिफरेंट हमारे जो कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव हैं, जो अलग अलग कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव है उनमें से किसकी रेट ज्यादा होगी टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक में आपको मैं कहना चाहूंगा कि जब ऑर्गेनिक आप पढ़ रहे हो तो ऑर्गेनिक को आपको साथ साथ रिवाइज करना पड़ेगा। जो आज पढ़ा है वो तो पढ़ना ही है, जो पिछला आपने पढ़ा है वीडियो में कल उसको भी आपको साथ साथ रिवाइज करना है। ठीक है,
आप अगर साथ साथ रिवाइज नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, भूल जाओगे जो आपने पढ़ा है पिछला। तो आपको क्या करना है, पिछला पढ़ते जा रहे हो बस उसको साथ साथ रिवाइज करते जाना है, ठीक है। कल क्या पढ़ा था मैंने, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। तो आपको काम क्या होगा आज इस वीडियो के बाद, जस्ट आपको प्लस आई और माइनस आई का ऑर्डर लिखना है, ठीक है। और जो NR3 पॉजिटिव इज मोर, उसका माइनस आई ज्यादा होता है NH3 पॉजिटिव से, तो क्यों होता है वो रीजन भी आपको लिखना है। तो आपको साथ साथ में रिवाइज करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे बढ़ते जाओगे पीछे भूलते जाओगे तो मतलब नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक अभी बहुत लंबी चलेगी, तो आपको साथ साथ में रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके बाद जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की जो अलग अलग डेरिवेटिव है, एनहाइड्राइड, क्लोराइड, एमाइड, उनमें से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और फिर कल एग्जाम्पल और क्वेश्चन के थ्रू इनको समझेंगे कि कैसे इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।